Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings all. I welcome you all to this webinar on study in UK with full scholarship. My name is Shoaib Adam Farooqi. Currently I am pursuing MS in electrical engineering from National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. Most of the students who want to study abroad with full scholarship wants to go to English speaking countries like UK, US, Australia, Canada, etc. And they make effort accordingly. As far as UK is concerned, many people have dreamed to reach there, but there are few people whose dream comes true. It's because of the limited number of the scholarships and large number of the applicants. Getting a scholarship to study in UK, it requires hard work as well as smart work. Today we have one of our alumni, our senior, our elder brother, Mr. Zamin Ali Bhai, who will tell us how we can grab the opportunities to study in UK with full scholarship. Zamin Bhai is the recipient of the Commonwealth Scholarship, which is not only the most prestigious scholarship in UK, but also the top scholarship to study abroad. Zamin Bhai has completed his bachelor's and master's degree from MU. He has also qualified the JRF and GATE. Currently, he is research scholar in Keele University, United Kingdom, with Commonwealth Scholarship. And his research area is applied entomology, which is a field in the life science. We are very thankful to him for giving his valuable time for this webinar from his busy schedule. Before I would hand over the session to Zamin Bhai, I request you all please put your mic on mute till the end of the talk. After the session is over, you can ask the question either by dropping the message in the chat box or using your mic. If you have any query during the session, please put it in the chat box. Now I request to Zamin Bhai, please start the talk. Zamin Bhai, please. अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शोएब इंट्रोड्यूस कराने के लिए और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, मैंने डिस्कस किया था इरफान के साथ में कि लैंग्वेज किस उसमें किया जाए, तो बताया कि इंग्लिश में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, मसले होते हैं, हर एक के साथ में बोलने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है और सुनने वालों को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा उर्दू में ही इसे जो भी कहना है मैं कहूँ। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है शोएब, अगर होस्ट आप बन जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मैं डाइवर्ट होऊँगा उसमें किसको ऐड करना है, किसको नहीं करना है। तो हाँ ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि वो होस्ट शायद मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे अभी शोएब ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराया, मैं थोड़ा-सा उसमें कुछ हाइलाइट कर दूँ कि मैंने कब क्या किया है और कब मैंने शुरू किया बाहर अप्लाई करने के लिए। तो 12th जो मैंने किया 2010 में एएमयू से किया। उसके बाद में मैंने बीएससी किया वहीं से, और फिर 2016 में मैंने एमएससी किया ज़ूलॉजी। 16 में फिर मैं जेआरएफ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी फेलोशिप मिली मुझे बाहर के लिए, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, और 2017 में गेट हुआ और 2018 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया यूके के अंदर। अब मैं बताऊँ कि आपको कि किस तरीके से मैंने शुरू किया बाहर के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे ख़्याल आया बाहर के लिए वो 2009 का था, कि तब मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाना है। एक साहब मुझे मिले, पता चला कि बाहर पढ़ के आए हैं यूके। तो मैंने उनसे थोड़ा-सा बात की, मुझे हालाँकि उस टाइम पे मैं 11th क्लास में था। तो मैंने सबसे पहले सोचा 2009 में, फिर उसके बाद में टाइम गुज़र गया और जो घर वाले थे वो चाहते थे कि एमबीबीएस किया जाए। तो इसलिए मैंने 1 साल ड्रॉप किया 2010 के बाद में। 11 में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। फिर बीच में मुझे 2013 में आया कि मुझे बाहर के लिए अप्लाई करना चाहिए और मास्टर्स वगैरह मुझे बाहर से करनी है। उसके बाद फिर मैंने 2014 में सबसे पहले मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया और उसके बाद पहला जो ईमेल किया मैंने 2014 में। 2014 में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, 2015 में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया मुझे फॉरेन सुपरवाइज़र और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। 2016 में पहली बार मुझे बाहर से रेस्पॉन्स मिला, 2 साल के बाद और 1.5 ईयर।
उसके बाद मुझे पहला रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि बहुत से लोग कहते रहते कि हम ईमेल करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं आता। तो रेस्पॉन्स आना ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन लगा रहे आदमी तो उसमें इंशाल्लाह ये होता है कि रेस्पॉन्स आ ही जाता है। 2016 में पहला आया और फिर मुझे एडमिशन मिला 2018 में। तो आप सोचें, अगर सही मायनों में 2019 के बाद 2018 में मुझे एडमिशन मिला है यूके के अंदर, 9 इयर्स। और अगर 13 तक को छोड़ दें, 14 से 18 4 इयर्स लगे हैं मुझे यहाँ तक आने में। उसके बीच में ईमेल्स कितने लिखे होंगे, कितने मैंने कोशिश की होगी रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। और उस टाइम पे जो माहौल था बाहर जाने का इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब माशाल्लाह अब है। और इतना ज़्यादा हेल्प भी नहीं हो पाती थी बड़ों की तरफ से जितनी इस वक़्त हो रही है। ख़ासकर सीरीन भाई ने जो ये ग्रुप बनाया माशाल्लाह, इसके ज़रिए से एक-एक चीज़ इस तरीके से है जैसे स्पून फीडिंग करा रहे हों। तो ये सिर्फ़ मैंने इसलिए बताया कि इसमें टाइम लगता है, इसलिए अगर किसी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो आदमी उसमें मायूस नहीं होना है और लगा रहे। तो मैं आपके सामने जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगा, सारी की सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं की है कि अपने पास से मैंने उठा के बनाई हो, या दूसरी चीज़ ऐसी कि वो सिर्फ़ स्पेशली यहाँ यूके में एक्सेसिबल हो, ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं फेलोशिप्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो उसमें कोशिश करूँगा कुछ फेलोशिप्स को मैं आपके सामने डिटेल में बताऊँ, बाकी का मैं सिर्फ़ नाम लूँगा और आप लोग बाद में गूगल भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड है वेबिनार, तो इसे बाद में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है स्कॉलरशिप्स में यूके के लिए, वो कॉमनवेल्थ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती है। और चूँकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है तो इसकी कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती जाती हैं। मैंने 2016 में अप्लाई किया था उस टाइम पे, तो अब 2 साल 2021 चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं, तो इसलिए मैं इतना अप टू डेट नहीं हूँ। मैंने कोशिश की है जितना भी मुझसे हो सका, इसलिए आप लोग अगर इसमें आगे-पीछे हो, उस पे जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। ये फुल्ली फंडेड है और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो आजकल खासकर पीएचडी के लिए ये है कि वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर्स को के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। हम लोग के टाइम पे इतना नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि ऑक्सफोर्ड हो और कैम्ब्रिज हो, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, आमतौर से ये लोग इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं अगर आपके पास में यहाँ से ऑफर लेटर है पीएचडी के लिए, तो ये आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी, क्योंकि इसके जो नॉमिनेशन का है वो 2 स्टेप में है। पहला स्टेप ये है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एमएचआरडी, उस पे आपको वो करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वो वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद में फिर अगर वहाँ पे सपोज़ 50 स्कॉलरशिप हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से माँगा जाएगा कि आप हमें 150 स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स हैं, उनके डिटेल्स भेजें, उनके शॉर्ट लिस्ट करके भेजें। उसके बाद यूके गवर्नमेंट वे डिसाइड करती है कि वो किसको फेलोशिप देंगे, किस प्रपोज़ल और जो कंडीशनल ऑफर लेटर मिला हुआ है, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको नहीं। तो इसके अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले ये है कि आप सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें, उससे अपने आप रिसर्च आइडियाज़ शेयर करें, सीवी शेयर करें उससे, और कोशिश करें कि वो इस पे तैयार हो जाए कि आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे दे। और इसमें प्रायोरिटी होती है 3 ही यूनिवर्सिटी की, उसके बाद कुछ को भी मिलता है यूनिवर्सिटीज़ भी, लेकिन मेन होती है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन। तो कोशिश करिए वहाँ से, अगर आपको मिलता है अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से नहीं मिल रहा तो उसके अलावा भी आप ट्राई कर सकते हैं। मास्टर्स का ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ की एप्लीकेशन जो होती है उसके टाइमलाइन के अंदर उनसे अपना सीवी भेज के, और जो उसमें मोटिवेशनल लेटर है और आपके जो फ्यूचर प्लान है उसको डिस्कस करना है। और यूनिवर्सिटी अगर समझते हैं कि आप कंपैटिबल हैं और आप उसको सूट कर रहे हो जो उनके क्राइटेरियाज़ हैं, तो फिर आपको वो एडमिशन दे देंगे और उसके जो लेटर मिलता है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए। ये फुल्ली फंडेड है, अगर आप फैमिली लेके आते हैं तो उसको उसका भी स्टिपेंड अलग से मिलता है। आपका लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करेगा, फुल ट्यूशन फी को कवर करेगा, और अगर आपको वर्कशॉप्स के लिए बाहर जाना है उसको भी, हर चीज़ को ये कवर करता है। इसके अलावा दूसरी स्कॉलरशिप है, शेवनिंग स्कॉलरशिप्स है। ये भी आप किसी भी यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अ, ये भी यूनिवर्सिटी तकरीबन 80 के करीब फेलोशिप्स हैं। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी इसकी डेडलाइन वगैरह है 14 जुलाई, तो उसमें ईयरली होता है इसका।
नहीं, इसकी डेडलाइन निकल गई है, लेकिन एडमिशन्स वगैरह 14 जुलाई के बाद में होगा। तो अगर उससे पहले आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपको एडमिशन लेने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ ये नाम, ताकि आप इन्हें बाद में जाके गूगल करें, क्योंकि 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो ये सिर्फ हाइलाइट करने का है कि आप ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इस कॉमनवेल्थ के अलावा भी। तो आप उनको जाके गूगल करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करें उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि वेबिनार की टाइमिंग थोड़ा-सा ऑड है इस वक़्त। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की जो फेलोशिप्स की जो डेडलाइन है वो निकल गई। इरफान हैं, मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बहुत और टाइमिंग पे किया है। अभी कॉमनवेल्थ की लास्ट जो डेडलाइन थी वो 1 नवंबर थी शायद, और इसकी भी 2 नवंबर थी, तो ये चली गई हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ फेलोशिप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। फिर एक है दूसरी फेलोशिप है, गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के लिए है सिर्फ स्पेशली, अगर आप वहाँ पे ट्राई करें। इसकी अभी एप्लीकेशन पीरियड है 2 दिसंबर, और ये पीएचडी और मास्टर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें वहाँ की जो उसकी गाइडलाइंस है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे जाके आप वो करें। बल्कि बेहतर हो अगर आपके पास में पेन है और पेंसिल कॉपी है, तो अभी से नोट करना, थोड़े से नोट्स बना लें कि मुझे किस-किस यूनिवर्सिटीज़ पे ट्राई करना है। तो इसमें भी ये भी फुल्ली फंडेड है, उस पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करेंगे। और इस पे ये भी है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पीएचडी के लिए भी उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा क्लैरेंडन स्कॉलरशिप्स है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए है। तो वहाँ पे आप इसमें भी जो इसका बेसिस है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, आपके रिसर्च प्रपोजल क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या, उसमें किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, उसके बाद में आपको वो ऑफर कर सकते हैं। इसकी भी डेडलाइन है दिसंबर और जनवरी, दिसंबर से लेके जनवरी के इसके बीच में है। ये भी 40 से लेके 170 तक है, वेरी करती रहती है, वो कोर्स पे डिपेंड करेगा किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी आपके पास में ये भी है कि आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा चांसलर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वरिक है, वहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 42 ये स्कॉलरशिप्स हैं। ये सिर्फ पीएचडी के लिए है। यहाँ पे आप अभी इसकी डेडलाइन है 20th जनवरी नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आप ट्राई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ वरिक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतनी तो नहीं है जितनी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, लेकिन इसके अलावा यूके के अंदर इसका अच्छा खासा वो है, वैल्यू है। तो इसकी भी डेडलाइन अभी आपके पास में बची, ये भी फुल्ली फंडेड है, इसमें भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे और आपका फुल ट्यूशन फी कवर करेंगे, और शायद रिटर्न फेयर भी जो आपका एयर फेयर होगा उसको भी कवर करेंगे। इसके अलावा ग्रेट स्कॉलरशिप्स इंडिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए है। इसमें 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि इसमें ये है कि ये इसमें फुल्ली फंडेड नहीं है, ये इसमें वो एक पोर्शन कवर करेंगे फ़ी का, उसके अलावा वो लोग लिविंग एक्सपेंसेस दे देंगे आपको, लेकिन वो फुल्ली फंडेड नहीं होगी, उसमें आपको कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना पड़ेगा। उसमें मैंने अलग कैटेगरी किया है, शायद उसमें मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप जो हैं। तो अभी ये पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स का है कि इसमें ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आपके 5000 पाउंड से लेके 10,000 पाउंड तक वो आपको इसमें कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एवरेज फी है यहाँ पे 14,000 पाउंड है, तो उसमें 5 से लेके 10,000 तक आप वो लोग कवर करेंगे। उसके अलावा 4,000 या 5,000 जो भी उनका बचता है, वो आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब करके भी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा और चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने यूके के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, उसे यूनिवर्सिटी ने 25% डिस्काउंट दिया। अगर उसकी फ़ी थी 12,000, तो उसे तकरीबन 9,000 फ़ी पे करना था। उसने फिर कोशिश की एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू, तो एलुमनाई एसोसिएशन जो है बंगाल की, उसने उसको 9,000 को, उसका कुछ पार्ट था, अच्छा खासा पार्ट उन्होंने कवर किया वहाँ से, और फिर वो यहाँ से मास्टर्स करके गया और आजकल मालदीव के अंदर सेटल्ड है। बहुत अच्छा अच्छा लड़का था, ब्रिलियंट था। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ एक जेन्युइन कैंडिडेट है और इसके पास में ऑफर है, फला यूनिवर्सिटी के पास में इतने फ़ी का मसला है, तो एलुमनाई एसोसिएशंस हैं बहुत सी जो इस काम के लिए तैयार हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपनी
यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप देती हैं। तो आप इन सब को ट्राई करें, उस पे फिर कोशिश करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें। इसके अलावा फेलिक्स स्कॉलरशिप भी है, ये 3 यूनिवर्सिटी के लिए है, उसमें भी पार्शियली फंडेड है ये भी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, रीडिंग की, एंड लंदन। और ग्रेट स्कॉलरशिप जैसे मैंने अभी पीछे बताया ये वाला। इसके अलावा आप बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए पीएचडी से रिलेटेड हैं, मास्टर्स के लिए ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, क्योंकि ये तो जो पिछली स्कॉलरशिप्स हैं ये तो बल्क में होती हैं। 10 पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं, 20 पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं, 50 हो गई। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और इंडिविजुअल लैब जो होती हैं वो हायर करती रहती हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट डॉक के लिए और मास्टर्स के लिए भी। वो आप अगर अपना उस पे ट्विटर पे हैशटैग चलाने के अलावा अगर कोशिश करें कि मास्टर्स स्कॉलरशिप तलाश करें उसके ऊपर, या यूके पीएचडीज वो तलाश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ये नोटिफिकेशंस मिलेंगे। हैशटैग भी चलाते रहें, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा एजुकेशनल पर्पज़ से भी यूज़ करें तो वो भी अच्छा है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएँ और उसमें जो भी आपके फील्ड से रेलेवेंट है, जैसे मैं लाइफ साइंस का हूँ, लाइफ साइंस से रिलेटेड जो है, अगर कि कोई यहाँ पे है तो वो कोशिश कर सकता है मेरे अकाउंट पे जाके, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया उनको फॉलो कर सकता है। पता नहीं इतनी ज़्यादा पीएचडी की रोज़ाना 4-5 फेलोशिप्स उस पे नज़र आती रहती हैं, फुल्ली फंडेड। तो उसमें कोशिश करें, क्योंकि हम लोग तो पीएचडी खत्म होने पे है तो हम लोग तो नहीं उस पे अप्लाई करते, और हर एक को हर एक से शेयर करना कि अब ये निकली है, अब ये निकली है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना अकाउंट ट्विटर पे बनाएँ और उसमें जो अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करें। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी और फिर कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अपनी प्रेज़ेंस शो करें, जो ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह हैं ये, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर को ज़्यादा फ़ोकस करें। और छोटा-सा भी आप कोई चीज़ करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज़ अगर लाइफ़ साइंस में आप प्लांट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करें, ट्विटर पे डाल दें। उससे प्रेज़ेंस होगी आपको, आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ, ये बंदा इसमें काम कर रहा है, ये इंटरेस्टेड है। इस तरीके से लिंक बनेंगे आपके। एक आप ऐसे प्रोफ़ेसर को ईमेल कर रहे हैं जिसे आपने पहले जाना ही नहीं, उसके बारे में जानते नहीं, उसने कभी आपको देखा नहीं, और एक ऐसे को कर रहे हैं ईमेल जिसके ट्वीट्स को आपने लाइक किया है और उसके लैब को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा उसके जो कन्वर्सेशन बीच में होगा। अब वो कोशिश करेगा कि हाँ, ये अच्छा लड़का है या अच्छी जो भी है, उसके लिए वो आपको ऑफ़र भी करेंगे, या पता चलता रहेगा कि अगर इस टाइम वो आपको उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपके लिंक बनेंगे। तो कोशिश करें ट्विटर पे अपना लिंक वगैरह उस पे अकाउंट क्रिएट करें अभी। फिर इसके अलावा कि अब आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें फेलोशिप्स हैं, ये मैंने सिर्फ़ हाइलाइट किया है कि ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सी फेलोशिप्स हैं ऐसी जो आप उस पे जाके देख सकते हैं गूगल पे जाके। तो खुद कोशिश करेंगे हर चीज़ को, वो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग को जितना मिला हम लोगों ने शेयर कर दिया, या जो ग्रुप पे डालते रहते हैं वो लेकिन जब तक हम खुद नहीं कोशिश करेंगे हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो खुद भी तलाश करें, नए-नए कीवर्ड्स यूज़ कर के उसमें कोशिश करें। तो सबसे पहले कोशिश करें कि क्या करना है आपको कि अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करें। ये फर्स्ट स्टेप मान लें आप। और जो भी डिग्री है उनको बहुत अच्छे से फॉर्मेट में करके, ये ना हो कि मोबाइल से ही उसे फ़ोटो लिया और तिरछा करके उसमें फ़ोटो आ रहा, क्रॉप करके जैसे-तैसे वो भेज दिया, ये भी पता नहीं चल रहा कि बैकग्राउंड में कुछ और लिखा है और उसमें ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने कुछ और लिखा हुआ है। तो उसे अच्छे से स्कैन करके पूरा एक फ़ोल्डर बनाएँ और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने गूगल ड्राइव पे डालें। उसके अलावा फिर आप कोशिश करें कि अपना टारगेट रखें कि मेरे पास में ये साल है, मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरे पास इतने महीने हैं, इस महीने में इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, इस महीने में इसकी डेडलाइन है, उसको पूरा एक लिस्ट बनाएँ और उसके हिसाब से फिर अपना कॉन्टैक्ट करना शुरू करें यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और जो पीएचडी वाले हों डायरेक्ट प्रोफ़ेसर्स को अपना ईमेल करें और कोशिश करें, अगर आपके जैसे नवंबर में कॉमनवेल्थ की लास्ट डेडलाइन थी, तो नवंबर में करने के लिए आपको जनवरी से शुरू करना पड़ेगा, ताकि इस बीच में आपको 100, 200, 400, 500 ईमेल भेजने पड़ेंगे, 1000 तक भी भेजते हैं। मेरा एक दोस्त है, आजकल जामिया में है वो, तो उसने तकरीबन 1000 ईमेल्स भेजे होंगे, और इस तरह नहीं कि बस कॉपी किया और भेज दिया, कॉपी किया और भेज दिया, नहीं, बाकायदा उन प्रोफ़ेसर्स के पूरा रिसर्च बैकग्राउंड पढ़ता था, फिर उसे रेलेवेंट करके वो बनाता था, क्या कहते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल बनाते थे
और अपना SOP बनाता था, उसके बाद मैं कॉन्टेक्ट करता था। तो ये इसमें कोशिश करनी पड़ती है। ओके, मैं इसे देख रहा हूँ कि इसके अलावा आप फिर तीसरा यही कि अपनी जो फेलोशिप्स हैं उसके लिए, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें मतलब खासकर मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी लोग हो सकता है वो उससे ज़्यादा कर दें, लेकिन अगर आप मुझसे अप्रोच करते हैं तो मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। हम लोग जो भी एलुमनाई है, जो भी बाहर आया हुआ है, वो सिर्फ आपकी चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं कि जो चीज़ आप ड्राफ्ट बना के भेजें उसको हम देख सकते हैं, हाँ ये गलत है, ये सही है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि हम लोग ज़्यादा जानते हैं कुछ, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोगों को एक्सपोज़र मिल चुका है। आप लोग जिस एनवायरनमेंट में अभी हैं वहाँ पे वो चीज़ें फेस नहीं की होगी जो हम लोग बाहर निकल के, और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं इंटेलिजेंट है या नहीं है, अगर आप बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता चलता ही है, भले ही आप बेवकूफ़ हो। तो इसलिए हम लोग सिर्फ़ आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि भई ये वाली चीज़ें आप इसमें नहीं करना, ये करना है, इस पे कमेंट्स दे देंगे, थोड़ा बहुत अगर एडिट करने का होगा एडिट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम लिख के देंगे आपके लिए, तो ये तो बहुत मुश्किल है और उससे फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। एक ईमेल लिखवाएँगे, दूसरा लिखवाएँगे, उसके बाद अगर आप ईमेल तक लिखने में शर्मा रहे हैं, तो फिर अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे तो हर चीज़ आपको इंग्लिश ही में करनी है। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन आप लिखें तो उम्मीद है कि सेकंड लाइन हम लोग लिखने के लिए तैयार हों। लेकिन आप चाहें कि पहली लाइन ही हम लिख के दें और फिर आप करें, तो वो तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं पिछले 2 हफ्ते की बात बताता हूँ, मुझसे एक लड़के ने कॉन्टैक्ट किया मैसेंजर पे कि भाई इस तरीके से करना है। हमने कहा कि चलिए ठीक है, आप ईमेल ड्राफ्ट करें और मेरे पास भेजें। 1 हफ्ते बाद आया कि भाई मैं ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर पाया, आप ही भेज दें। हम लोगों ने जब शुरू किया था, मैंने तकरीबन 1 महीने तक तो डियर सर कर के लिखा था मैडम को। वो जो लेडी थी वो उसका नाम क्योंकि इस तरीके का था, ये भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाया था कि ये लेडी है या जेंट्स है। तो हम लोग को ये भी नहीं बताने वाला था कि इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे इतने डॉक्यूमेंट्स उस पे ग्रुप पे पड़े हुए हैं, AMUSO वाला जो ग्रुप है उसमें सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से रिव्यू करें, उसके बाद में ड्राफ्ट बनाएँ, फिर भेजें। फिर इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू करेंगे उसे बहुत अच्छे से, जो भी जितनी हेल्प होगी उतनी करेंगे, लेकिन शुरुआत आप ही की तरफ से हो ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरी चीज़, इसमें मैंने वी लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ कि हो सकता है AMUSU भी आगे करने वाला है कुछ ना कुछ उसके लिए, कि फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट हो स्टूडेंट्स को जो जेन्युइन है, और अगर आप लग रहे हैं सिंसियर हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं कहीं यूनिवर्सिटीज़ से, और आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए या यूनिवर्सिटी फ़ी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको पे करने के लिए, तब आप फाइनेंशियली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, ख़ासकर मुझसे कर सकते हैं। अभी मैं अपने लेवल पे कह सकता हूँ, बाकी का ऑफ़िशियली जो होगा सीरीन भाई वगैरह बताएँगे ये लोग जो भी होगा। तो इसलिए आप कॉन्टैक्ट उसमें कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें जहाँ तक हेल्प होगी खुद करेंगे, नहीं होगी किसी से अरेंज कराने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, एलुमनाई भी बहुत से ऐसे हैं, वो लोग जब देखते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट है और ये सिंसियर भी है, तो इतनी बड़ा इश्यू नहीं है, फाइनेंशियल इश्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो तो मैनेज हो ही जाता है। लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए आप अपना खुद कोशिश करें उसकी, कि भई पहले खुद बनाएँ, उसकी गलत लिख रहे हैं, कुछ भी लिखें, शर्माना नहीं है। जो जैसे लिखना, हम लोग जज करने के लिए नहीं बैठे आप लोगों के लिए, हमें अपना सब पता है, हम किस लेवल के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए शर्माना नहीं है, जो भी लिखना हो उसे लिखें, उसके बाद में हमारे पास भेजें इंशाल्लाह, तो उसे रिव्यू करेंगे। और कोई ऐसी बात है जो इसमें कवर नहीं हुई है या कुछ कुछ और चीज़ें, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मेरा ये अकाउंट है। उसके अलावा ग्रुप है वहाँ पे, फेसबुक पे भी है, उस पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी है। तो ये चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थी, मैंने उसको बताया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैंने ये कमेंट्स भी नहीं देखे हैं कि क्या है, और कुछ पोस्ट डॉक का भी बता दो। पोस्ट डॉक का भी। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैं लाइफ की हूँ, तो जी, अभी तो हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को टारगेट करती हैं, लेकिन सपोज हम डायरेक्टली मतलब एक लार्जर रेंज में हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, तो अपनी पर्टिकुलर चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे हम चूज करें? किस चीज़ में? ज़ूलॉजी में है कि पीएचडी ज़ूलॉजी में है या आपकी किसी और फील्ड में है? ज़ूलॉजी वालों ने उन्हें इसलिए नहीं लिया कि आपकी पीएचडी मेडिकल से है या मेडिसिन में है, तो आपको हम नहीं ले पाएँगे।
और मेडिकल वालों ने इसलिए उन्हें अपॉइंट नहीं किया, कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है जोलॉजी वाला है। तो कोशिश करें कि जिस भी लाइन में है उस लाइन में जाने की कोशिश करें। पैरासिटोलॉजी का है, जेनेटिक्स का है, फिशरीज का है, जिसमें जाना है उसी लाइन में रहें। इसमें आपका हेल्प कर सकते हैं जो एलुमनाई आपके पहले बाहर गए हुए हैं, उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी है, बहुत से लोग हैं लाइफ साइंस के बाहर, उनसे कहें भाई मेरा ये एक्सपर्ट है, ये वाला इसमें मैंने स्पेशलाइजेशन है, इस रेलिवेंट मैं इसी यूनिवर्सिटी को देख रही हूँ, ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। उसमें फिर देखें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में जाना ये अक्लमंदी नहीं है। और कुछ? जी शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। इंसान सर एक्चुअली मुझे पूछना था हम अपने सेलेक्ट होने की चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक आईएलटीएस है, जीआरई है और रिसर्च वर्क है। तो लाइक मुझे मास्टर्स में तो अप्लाई नहीं करना है, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या बस रिसर्च पेपर्स काफी हैं? देखिए, अगर आपको यूके के लिए है, ये मेरा दोस्त है वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो खैर मुझे इसलिए हंसी आ रही है, इसलिए आपके क्वेश्चन पे नहीं हंसी आ रही, मुझे इस पर आ रही है कि मेरे दोस्त है स्लोवाकिया के अंदर है, तो कह रहे खूब सारा, खैर तो उसमें मैं बता रहा था कि इसमें चांसेस इस तरीके से इंक्रीज करना है। जो भी देखिए, यूके के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए यह है कि अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो भी आप अपियर हो सबसे पहले। बल्कि सीरीन भाई को अक्सर मैंने देखा फेसबुक पे डालते हुए कि वे सबसे पहले जीआरई, आइल्स, टॉफिल इनको बिल्कुल दें, पहली फुर्सत में दें। मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले अगर आप बाहर की सोच रहे हैं तो आइल्स टेस्ट दें, उसमें अपना लेवल देखें इंग्लिश का कि क्या है, आप किस लेवल पे हैं, कितना आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो अगर आप आइल्स और टोफेल और जीआरई की सोच रहे हैं तो ये यूके में तो मैंडेटरी है, वो तो आप वो चांसेस नहीं बढ़ेंगे आपके उससे, बल्कि वो तो आपको करना ही है। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं या ब्लॉग हैं आपके, जैसे आपने कुछ किया, आप लाइफ साइंस में है मानने की बात की, किसी भी उसमें है, मास्टर्स में है, छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं, उन पर ब्लॉग लिखें, अपना थोड़ा थोड़े आर्टिकल लिखें, छोटे छोटे से आर्टिकल। जो भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कहीं, उनमें जाके पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें किसी के साथ मिलकर पेपर्स वगैरह कर लें। ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये आपके उसमें अगर आप टाई होता है कहीं जाके, आप लोग रुकते हैं, दूसरे लोग भी उसी लेवल पे हैं, आप भी उसी पे, तो फिर वो प्रेफरेंस देते हैं कि इसके पास में ये। मुझे ये बताया था मेरे जो सीनियर्स थे उन लोगों ने कि भाई अगर पेपर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पेपर रुकावट नहीं है कि अगर पेपर नहीं होता है सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये होता है कि 0 से 1 अच्छा होता है। अगर आपका 0 है किसी कॉलम में, आप 0 भर रहे हैं, उससे अच्छा 1 भरें अगर आपके पास है। तो छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करें कि उसे अपना वो करें। कुछ पोस्ट भी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे आप किसी उसमें डिपार्टमेंट में हैं, कोई उसमें पोस्ट भी ले सकते हैं, वो सिर्फ कॉलम दिखाने के लिए। मेन आपका होते हैं रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसे जितना अच्छे से आप उन लोगों को उनके पास भेज सकते हैं अच्छे से लिख के, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, एक और पूछना था। जैसे मैंने वैसे अपना पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया आईजीआई ग्लोबल में और मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। सो मैंने देखा है कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है, और मैंने उसमें कैलकुलेट की थी, मेरी 1 साल की कम पड़ रही थी। तो लाइक इज इट सबके लिए? मैंने कुछ एक्चुअली वीडियोस देखी थी, उसमें पाकिस्तानी यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपके साल इतने हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरा 1 साल कम पड़ रहा था। तो क्या मुझे कोई और एजुकेशन का कोर्स कर लेना चाहिए? तो ये कोर्स क्या है कि वो अलग से करना होता है उसके लिए, या जो आप कर रही हैं उसको 1 साल वेट करके आप अप्लाई कर सकती हैं? नहीं एक्चुअली मतलब पीएचडी में ही अप्लाई करने के लिए उसमें था कि जैसे साइंस के स्टूडेंट्स जाते हैं तो 5 साल का बीटेक करके जाते हैं, फिर एमटेक करके जाते हैं, तो उनके 5, 6, 7 इयर्स हो जाते हैं। वेयर एज मेरे तो 5 इयर्स ही होंगे क्योंकि 3 साल का बीकॉम एंड 2 साल। तो ये भी क्या यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है? मैं तो क्योंकि वो तो नेशनल इशू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ का जो सिस्टम है वो इसी तरह का है। उसमें हालांकि उसके लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, आप पर्सनल लेवल पे उनसे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें कि मेरे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये है 3+2 वाला, तो उसमें मैं एलिजिबल हो जाऊँ उसके लिए मुझे क्या करना है। आप इस तरीके की कोशिश करें उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से आप पीजी डिप्लोमा भी होते हैं बहुत से,
पीजी जी। डिप्लोमा अगर करें भी तो उसके लिए मसला ये है कि वो पता नहीं उसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर 1 साल वेस्ट करें आप फालतू में, इससे अच्छा पीएचडी कहीं और कंटिन्यू कर लें। तो उसमें जी। कोशिश कर लें कि आप यूनिवर्सिटी को पर्सनल उस पे ईमेल करें जो उनके कॉन्टेक्ट होते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन है और ये मेरे साथ नहीं है सिर्फ, ये पूरे उसके साथ में है, इंडिया में जितने भी लोग हैं। तो उसकी आप कोशिश करें कि उनसे कॉन्टेक्ट करें, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ पे मैं पीएचडी यूके का बताऊं तो ये है, बार्गेनिंग होती है बाकायदा एडमिशन्स में भी, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि हम इतनी अच्छा। फ़ी है कि नहीं सर मुझे आप कुछ कम कर दें कि वो ये हो जाए। उन लोगों को स्टूडेंट्स चाहिए तो डिस्काउंट भी देते हैं वो लोग। अच्छा। अच्छा। हाँ, अब ये एक साहब ने पूछा है कि जैसे यूके उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो लोग वेव करते हैं, यूएस जो यूनिवर्सिटीज़ होती है। देखिए अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ऐसा नहीं है यूके के अंदर, लेकिन आप अगर पर्सनल लेवल पे यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल लेवल पे भी एक को कंसिडर कर लेंगे, दूसरी का नहीं करेंगे। अगर वो देखते हैं कि सारी चीज़ें इसकी अच्छी है, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए अच्छा साबित होगा या इससे हमारे इंस्टीट्यूशन में अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो वो हो सकता है आपके लिए वेव कर ले। लेकिन बाकी को उन्हें लगेगा कि वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है कि वो लोग वो करिए, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि वो आपको उसके लिए वेव करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन के लिए कोई टेस्ट भी होता है या वो बस आपके रिकॉर्ड्स देख के सिलेक्ट करते हैं? वो डिपेंड करता है। देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का ये है मामला कि एक तो फेलोशिप के थ्रू होगा, फेलोशिप ने वो किया, फिर आपको सबसे पहले फेलोशिप मिली तो फिर आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके वो अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म उनका अपना भी होता है यूनिवर्सिटी का, जी। वो अपने उसमें करेंगे तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि ये इतना हमें इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इतना सीजीपीए जो होना हमारे लिए होना चाहिए, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आम तौर से हो ही जाती हैं। जो आदमी फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो गया है वो इस लेवल का तो होगा ही कि वो यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन फुलफिल कर ले, और वो फिर चेंज भी कर देते हैं, आगे पीछे भी हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता है। यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन खुद ले सकती है। जी, थैंक यू। प्रिपरेशन फॉर टॉफिल, मैंने टॉफिल नहीं दिया था, मैंने आइल्स दिया था, तो इसलिए मैं इसके बारे में, टॉफिल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, ना मैं जीआरई के बारे में जानता। तो उसमें आइल्स के लिए आइल्स लिज के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने उससे तैयारी की थी। उसके अलावा आप कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग लेने का फ़ायदा ये होता है कि एकेडमिक राइटिंग के लिए ज़रूर कोचिंग लें आप। एकेडमिक राइटिंग का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत पे बड़े अच्छे बैंड्स आ सकते हैं आपके। तो पर्सनल लेवल पे अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट करें एलुमनाई से, और अगर वहाँ से नहीं कुछ बनता ट्यूशन पढ़ाएं, कोई उसमें बुराई नहीं है। ट्यूशन पढ़ा के आदमी 12,000 15,000 करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने खाली टाइम के अंदर ट्यूशन पढ़ाएं, ऑनलाइन बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने खुद शुरू करें उसे ताकि पैसा कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई खत्म होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ भी आदमी कमा सकता है। ये सोचे कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी नहीं करूँगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक साहब ने बीच में पूछा था पोस्ट डॉक के लिए क्या करना। पोस्ट डॉक के लिए देखिए सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा जो लगा, क्योंकि मैं खुद पोस्ट डॉक के लिए ढूंढ रहा हूँ तो इसलिए तो नहीं बता पाऊंगा कैसे है, लेकिन मुझे जो फ़ायदा लगता है क्योंकि मेरी अभी पीएचडी सबमिट नहीं हुई है तो उसमें थोड़े इश्यूज़ है, कुछ स्कॉलरशिप्स जो है वो सबमिशन मांगती हैं, लेकिन आप उस पर करें, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अपने रेलिवेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करें, उनके पास में प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो लोग उसे एडवर्टाइज करते रहते हैं। उसके अलावा अगर पोलैंड के लिए कर रहे हैं आप, पैसिफिक स्कॉलरशिप निकली हुई है, गल्फ के लिए ग्लोबल फेलोशिप करके निकली हुई है इस वक्त है, तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे दोस्त है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर, बस इसलिए हंसी आती कि भी आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन पे नहीं हंस रहा हूँ मैं, मेरे सामने ही है तो इसलिए मुझे इनके कमेंट्स पढ़ के हंसी आ रही है। और किसी को कोई पूछना है? मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। अगर जैसे मैं कॉमर्स में हूँ तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अच्छा रिसर्च का स्कोप है, तो फिर वो मैं कैसे मैनेज करूँ? मैं कुछ अपने वहाँ के लोगों को कांटेक्ट करूँ कि कौन से एरिया में मैं रिसर्च प्रपोजल बनाऊँ? वहाँ के मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के उसमें, या कैसे आप मास्टर्स के लिए चाह रही हैं या पीएचडी के लिए चाह रही हैं? मैं एक्चुअली पीएचडी के लिए चाह रही हूँ। मैंने पीएचडी ऑलरेडी का कुछ ये होता लोगों है से देखिए, कांटेक्ट
पीएचडी के लिए ये है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटीज वगैरह में कोशिश करें, वहाँ के डिपार्टमेंट्स देखें, उनमें जो फैकल्टीज की प्रोफाइल होती है उन पे जाएं। फिर प्रपोजल का 2 मसले होते हैं पीएचडी के लिए। एक तो ये होता है कि जैसे आप सुपरवाइजर को पहला ईमेल करेंगे कि मैं ऐसे फला हूँ और मैंने यहाँ से ये किया, ये मेरा सीवी है और मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाह रही हूँ। तो उसके बाद उनका जवाब ये आता है कि या तो वो ये कहेंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल भेजें। दूसरी चीज़ वो ये कह सकते हैं फंडिंग बताएं कि फंडिंग कहाँ आपके पास फंडिंग है या नहीं है। तो अगर फंडिंग का आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर दें, मैं फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगी, उसे कन्विंस करें। तो अगर उसके पास सीट होती है, वैकेंसी है, वो सोचता है कि कैंडिडेट अच्छा है, तो वो लिख के दे देता है कि ठीक है आप फेलोशिप अप्लाई करें, लेकिन कंडीशन है अगर फेलोशिप होगी तो आप आएंगे, नहीं तो मैं ले नहीं पाऊंगा। एक तो ये, दूसरा ये होता है कि वो लोग खुद रिसर्च प्रपोजल सिर्फ इसलिए मानते हैं कि हम लोग का कैलिबर देखना चाहते हैं कि बंदे को कुछ आता है या नहीं आता है, या उसमें बल्कि बहुत से ये भी देखते हैं कि प्लेजरिज्म तो नहीं है और डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट भेज रहा है या किस तरीके भेज रहा है। हालांकि पीएचडी वो लोग उसी पे कराते हैं जिस पे वो चाहते हैं। आपसे भले ही आपने प्रपोजल किसी चीज पे, मानने की बात फाइनेंस के ऊपर आपने प्रपोजल बनाया, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर है, किसी और चीज के ऊपर है, तो वो सिर्फ आपका आइडियाज देखना चाहते हैं, आपका लेवल देखना चाहते हैं। लेकिन फिर वो आपको बाद में कहेंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास में ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको इस पे पीएचडी कराऊंगा या मैं आपको इस पे कराऊंगा। डिसाइड वही करते हैं और आमतौर से वो लोग, हमारे यहाँ तो कोई किसी भी करा देता है पीएचडी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये लोग अपने फील्ड से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो कहेंगे ठीक है मैं इस पे कराऊंगा। वो सिर्फ देखते हैं हम लोगों का, कभी कभी पसंद भी कर लेते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है अगर आप अपनी फंडिंग लेके आ रहे हैं और अपने आइडिया पे काम करना चाहते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रहती है, क्योंकि मेरा आइडिया है, मैं ज़्यादा जानता हूँ उसके बारे में। उनके प्रपोजल पे काम करते हैं, वो गाइड करते हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और कोई? वालेकुम सलाम। जी मुझे सवाल, हाँ मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि क्या नॉन एलिगेरियन अलाउ है यहाँ पर? कहाँ पे? आप अलिगेरियन है या नॉन अलिगेरियन है? नॉन एलिगेरियन है। तो आप हैं तो इसका मतलब अलाउ ही होंगे। अच्छा चलिए, नहीं वो एक्चुअली हाँ, उससे नाम से नहीं पता लगेगा ना, तो इसमें मैंने नहीं वो पूछा पहले, देखिए, मैं परमिशन ले ना 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 उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं, वो तो सिर्फ थोड़ा सा वो करने के लिए, ताकि लोग कि हम लोग का जो अंदर है कम से कम वो तो ध्यान दें कि हाँ तुम लोग के स्पेशली बना है। अगर आप यहाँ पे हैं तो जाहिर सी बात है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, एलीग है, तो उसने मुझको ये सेंड किया था, तो मैंने बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन की है आई थिंक, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है प्रेजेंटेशन में ना क्या कोई सब। मसला नहीं है, आप बिल्कुल पूछें। हाँ बहुत इश्यूज है तो ना, मेरा इसलिए वो बेसिकली एक क्वेश्चन है। हाँ जी अभी बस मेरा ये क्वेश्चन है सर कि अभी जैसे आप बता रहे थे कोई पर्सन अपनी फंडिंग लेकर के आता है, तो एक तो ये चीज मुझे क्लियर नहीं है कि वो अपनी फंडिंग कैसे मतलब कहीं और से अप्लाई करके, और इसी के साथ में मेरा एक चीज ये है कि जैसे आप लोग हैं, जो मुझे लगा जो भी मैंने आपका पोस्टर या वो देखा था, ये बहुत अच्छा आइडिया था कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ये मुझे इसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछना है वही पूछना है, आप किस टाइप से लेकर के जैसे हेल्प कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को ये बताने में हेल्प कर रहे हैं, या आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा हम साइट से चेक करके बताएंगे, या फिर आपका काम। ये बताएं, आप ये जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो नीले रंग का पोस्टर देख के कर रहे हैं या एकेडमिक राइटिंग का पोस्टर देख के अटेंड कर रहे हैं? मैं जस्ट मिनट सर अभी बताता हूँ आपको, मेरे फ्रेंड ने जो मुझे भेज रखा था। हाँ तो वो मुझे बताएं, अगर आप नीले रंग का पोस्टर AMUSO जी के नाम से, जी 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 वही है, फेसबुक की शेयरिंग है वो, हाँ और AMUSO नीले वाला रंग का है। ही बैकग्राउंड उसकी वही है, ब्लू है आई थिंक, स्काई ब्लू समथिंग है हाँ वो। तो फिर उसमें हम तो हेल्प ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो एकेडमिक राइटिंग वाला मैंने अभी पोस्टर भेजा था, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह है उसमें, मुझे लगा भी उस पर वो है पेड वाला, क्योंकि उससे मैंने पेड इसलिए किया है, उससे जो भी फंडिंग आएगी मैं उसके लिए, हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके आइल्स का इंतजाम कर सकते हैं उसे फंडिंग करने के लिए। और अभी तक उसका इरादा ये है कि इंशाल्लाह एक भी पैसा पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उससे जो भी अर्निंग्स होंगी वो सारे सारे जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उनके जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा ये यहाँ पे जो है वो सारे सारे सिर्फ आपको गाइड करेंगे। आप अगर उन्होंने सबको खोल के रख दिया, फला कंट्री के अंदर हमारे इतने लोग हैं, पोलैंड में किसी को चाहिए, फला भाई मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें,
भाई आप कैसे पहुंचे, वो बताएंगे ये चीज़ें हैं। वो कहेंगे आपको, आप अपना ईमेल ड्राफ्ट करें, रिसर्च प्रपोजल बनाएं, सारी चीज़ें आप उनके पास भेज सकते हैं। वो सिर्फ उसमें रिव्यू करेंगे, वो लिख के नहीं देंगे, वो बताएंगे हाँ आपने ये किया, अब फला तारीख के उसकी डेडलाइन वगैरह है, आप उसमें अप्लाई करें, कोई दिक्कत हो हमसे पूछ लो। इतना नहीं, हेल्प। जैसे मुझे एक चीज, जी एक चीज और इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा कैंसर एंड एजिंग में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा वाला, तो क्या आप अब जैसे मुझे इंग्लैंड हो या मुझे इसराइल हो या कोई और कंट्री हो, इतना ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, जैसे नेट से पता लग सकती है चीजें, लेकिन हाँ कौन कौन सी अच्छी लैब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वो सारे ऑप्शन ये इंस्टीट्यूट ऐसे आ जाएं। तो क्या आप इसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूट में और अप्लाई करें, तो जैसे आप एक लिस्ट ये प्रोवाइड होता कर है, दें तो हम। मैं बताऊं कि हम लोग के लिए, हम आपको सर्च करके बताएं ये फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ये मुश्किल है। आप सर्च अच्छा। करें, उसके बाद में ये डालें, अगर आपको मानने की बात में यूके आना है, कैंसर के ऊपर आपका काम है, तो आप कैंसर यूके यूनिवर्सिटीज इस तरीके से करके आप गूगल करें, उसमें कुछ लिखा हुआ आ जाए स्कॉलरशिप वगैरह, अब आपके जहन में आएगी भाई मैंने ये देखा है, आप हम लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस फेलोशिप का नाम लिख के, भाई ये देखा है, आप एक बार से देख देख के मुझे बता सकते हैं, तो फिर हम देख के बताएंगे इसने ये कहा है, ये चीजें हैं इसकी। लेकिन शुरू से ओके ये गॉट कि भाई मेरा कैंसर वाला है, आप उस पर इतनी मुझे फेलोशिप की बताएं, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद आप अपने उसमें बिजी होता है आदमी। तो कोशिश ऐसी रहती है कि सुबह से एक तो टाइमिंग का इशू हो जाता है कि सुबह हो रही है वहाँ पे, शाम हो रही है, अब हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है 3:15 बजा है, आप लोग के यहाँ पे तकरीबन 9:15 हो रहा होगा। तो या उसमें मसला होता है, जब हम अपने काम से फ्री हुए आप लोग के यहाँ रात हो गई है, जब आप लोग के यहाँ दिन निकलेगा हम लोग रात हो गई होगी। तो इसलिए हर चीज को वो बताना मुश्किल होता है। आप खुद सर्च करें उसे, फिर जहाँ हेल्प की जरूरत हो वहाँ पे हेल्प के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। अच्छा, लेकिन लास्ट एक इसमें ये है कि सॉरी, ओके ओके, बताएं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था सर इसमें कि जैसे अब जो क्वेरीज थी, जो चीजें थी, वो मैंने ठीक है आपसे क्लियर कर ली। फॉर एग्जांपल कल को मैं सर्च करने लगता हूँ या नेक्स्ट डे तो मैं सर्च करने लगता हूँ, कल परसों तक, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा, मुझे आपसे कांटेक्ट कैसे करूँ, ईमेल आईडी के थ्रू करूँ या कोई ग्रुप वगैरह बना है कि मैं उसमें एक मतलब तो ये है कि मेंटेन आपने करूँ? वो उस ग्रुप का अगर आप भेजेंगे तो शायद वो लोग वो कर देंगे मेरे अंदाज से, वो आपको एंट्री देंगे उसके अंदर अगर आप उसमें भेजें। दूसरा है, अच्छा मैंने अभी शेयर किया था लास्ट, अगर आपने स्लाइड देखी हो, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इस पे मुझे वो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे जामिन शराफत के नाम से मेरी आईडी है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं, तो इसमें आप ओके, कांटेक्ट थैंक कर यू सर। सकते हैं। हाँ, ओके सर, थैंक यू। और कोई? वालेकुम सलाम। भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है हमें, तो जैसे मैं ज्योग्राफी फील्ड से हूँ तो मैंने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है, उसमें स्टडी एरिया मेरा कश्मीर वैली का है। तो अब जो रिसर्च प्रपोजल हम बनाएंगे वहाँ स्टडी एरिया किसी का भी हो तो हम भेज सकते हैं उनको, या वहाँ उनकी कंट्री का होना चाहिए, या स्टडी एरिया नहीं होना चाहिए उसमें, तो अब इसके बारे में आप देखिए, क्या कहते ये हैं? जो रीजनल स्टडीज है इसमें कुछ मसले हो सकते हैं, क्योंकि आप कश्मीर की स्टडी करने के लिए, हालांकि करने को करते हैं लोग दूसरे उसमें भी, लेकिन यूके जाएं, या तो ये हो सकता है कुछ कोलैबोरेटिव वर्क वो कर लें कि यूके में उसमें कश्मीर में भी हो रहा है वहाँ पे भी हो रहा है, दोनों मिल के करें। हम्म। लेकिन कश्मीर की स्टडी करने के लिए यूके जाना है थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस तरीके से, वो लोग कहेंगे भी आप वहाँ पे ट्राई करें, आप यूके के अंदर रह के ऑक्सफोर्ड में की स्टडी कर सकते हैं या कोई और सी उसकी जगह की कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेस्ट है उसमें वो कोलैबोरेटिव वर्क हो जाता है, जैसे मानने की बात, अगर उसमें कश्मीर में कोई एप्पल है वो ग्रो करते हैं, उसके ऊपर कोई पेस्ट है, कोई मसला है, उसकी अगर स्टडी करनी है जैसे लाइफ साइंस के अंदर है, तो और यूके के अंदर भी पेस्ट वो एप्पल होता है उसमें पेस्ट होता है, तो उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि भी क्या क्या पेस्ट है वहाँ पे, किस चीज़ से हो रहा है, यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से यूके आना, तो फिर कश्मीर के करना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ज्योग्राफी आपकी हो सकती है वो करें, फिर उसे नहीं नहीं, कश्मीर। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो उसमें स्टडी एरिया हम देंगे, रिसर्च प्रपोजल जैसे मैंने बनाया हुआ है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड फ्लड हैजर्ड्स इन झेलम रिवर बेसिन ऑफ कश्मीर वैली, तो वो मतलब एक डायरेक्शन दे रहा है कि वहां पे क्लाइमेट वेरिएशन से फ्लड आ रही हैं, और मतलब उस झेलम रिवर बेसिन में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन कहीं और बार भी हो सकती हैं।
तो स्टडी एरिया हम एक्सक्लूड करके उनको भेज देंगे, स्टडी एरिया बीच में रख के हम उनको भेज ब्रॉड सकते हैं। करें जितना भी हो सके, ब्रॉड करें। और अगर आप मानने की बात आप उसे वो बना रहे, क्योंकि अगर आप किसी एक चीज का नाम दे देंगे ना तो वो एक छोटे लेवल पे हो जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी, यहीं तक है। आप उसे जितना ज्यादा ब्रॉड हो सकता है करें। वो फिर जो सुपरवाइजर होगा वो खुद से कन्फाइन करेगा कि नहीं इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम ये नहीं मानेंगे। यूरोप का किया आपने, हालांकि अब यूके बाहर है, यूरोप से ब्रेक्जिट हो गया है, लेकिन अगर आप यूरोप का बनाए तो उसमें हो सकता है वो कह सकता था कि भाई हम फिलहाल जो भी आपका नाम है कि हम पूरे यूरोप पे नहीं करेंगे, हम यूके पे आएंगे सिर्फ, क्योंकि इतनी स्टडी करना आसान है। समझ रहे हैं? आप उसे ब्रॉड करके चलें, आइडियाज रखें, फिर उसके बाद में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं एज पर योर फीडबैक और एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी है उसके उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एक सिर्फ मैंने आइडिया है, ये लिख दें आप उसमें कि मैंने सिर्फ ये एक मेरा आइडिया है, आप उसे फील फ्री टू चेंज वॉट एवर यू वांट। तो इस तरीके से जो भी वो लिखना चाहें एक लाइन लिख दें, ताकि उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए कि ये उसके लिए वो नहीं है कि वो आगे भी जा सकता है, आप पीछे भी कर सकते हैं, आप जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहें इस स्टडी को, मैं खुश हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे। तो मतलब स्टडी एरिया हम उसमें ना मेंशन करें तो बेहतर रहेगा। ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे कहीं भी एक में करेंगे, हो सकता है वो उस एरिया के बारे में इंटरेस्टेड ना हो, वो कह दे कि भाई मैं उस पर नहीं करना चाहता, सॉरी। आप बस उसे क्लियर ना करें कि मैं फला एरिया में जा रहा हूँ, उसे ब्रॉड रखें जितना भी ज्यादा हो सके, फिर उससे पूछे। या अगर किसी उसका नाम भी दे रहे हैं आप, जैसे कश्मीर का आपने नाम दिया, उसे कह देंगे सर ये नाम जो है कश्मीर की जगह कोई और से भी एरिया हो सकता है, सिर्फ कश्मीर नहीं है, यूपी के अंदर भी हो सकता है या किसी और जगह का भी। तो उसके सामने ऑप्शन रख दें कि सिर्फ ये तो मैंने लिखा है। जैसे मैंने अभी कुछ प्रपोजल भेजे थे जर्मनी के अंदर, तो मैंने पोस्ट डॉक के लिए, तो मैं क्योंकि मेरा उस पर क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर काम है, तो मैंने इंसेक्ट लिखा, पोटैटो मैंने प्लांट लिया, उसके ऊपर मैंने कुछ इंसेक्ट लिए, पेस्ट उनके नाम लिखे, उसके बाद एक लाइन लिखी कि ये जो इंसेक्ट है और ये जो क्रॉप प्लांट है ये मैंने सिर्फ आइडिया के लिए लिखा है, इसकी जगह पोटैटो की जगह हम लोग ब्रासिका कर सकते हैं, उसके अलावा हम टोमेटो भी कर सकते हैं, पेस्ट की जगह हम दूसरा भी कर सकते हैं। तो उसके सामने अब है, वो जिसको आसान समझेगा या जो जो फैसिलिटीज उसके पास में होंगी उस हिसाब से उसे चेंज कर लेगा। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए या यूके वगैरह के लिए आइल्स या टॉफल मैंडेटरी है या इसके बिना हाँ, भी हो लैंग्वेज सकती है टेस्ट एडमिशन? मैंडेटरी है। उसमें दूसरा मसला ये भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आना है, वो सिर्फ पैसे के लिए आना है, कमाने के लिए, पढ़ाई का आपका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे टेस्ट लेती हैं, उनकी अपनी गाइडलाइन होती है कि सिर्फ हमारा इंग्लिश टेस्ट हम लेंगे, उसमें आप अपीयर हो जाएं, ख़त्म, उसके अलावा आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं होगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो सिर्फ आपको सेल्फ फंडिंग पे जाना पड़ेगा। जो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं बहुत से लोग, वो इसी तरह आते हैं। यहाँ पे मेरे यहाँ मैं रहता हूँ, पता नहीं कितने लोग हैदराबाद से हैं और साउथ इंडिया से आए हुए हैं, उनका इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं कि अपना वो सिर्फ फी देते हैं यूनिवर्सिटी को। अटेंडेंस का भी ऐसे ही मसला होता है, क्योंकि हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे भी, कि आप मंथली 1-2 बार चले जाएं, कोई मसला नहीं, पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं वो लोग, वो आते ही सिर्फ पैसे के लिए। तो वो अच्छा, लोग अगर हम कहीं फॉरेन फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो वो हमें हेल्प कर सकती है एडमिशन के लिए? फेलोशिप हेल्प या क्या चीज़ हेल्प कर सकती है? मतलब फेलोशिप, ये फेलोशिप, हाँ फेलोशिप। अब इसकी मोटी सी मिसाल ये ले लें आपकी, कितने सारे सब्जी बेचने वाले हैं, उनके पास में आपके मेरे पास में 100 रुपये है, मुझे ये लेना है, तो कोई भी भाग के ले लेगा आपको इस तरीके कि भैया आप पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेन मसला अगर पीएचडी के लिए है, फंडिंग है तो बहुत आसान है एडमिशन, फंडिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं। फंडिंग अगर होगी आपके पास में, किसी भी जगह आप भेजिए, अगर आप 10 जगह कॉन्टेक्ट करेंगे तो शायद 8 लोग आपको लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये डायरेक्टली सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना हाँ, जरूरी है या? पीएचडी का मसला होता है सुपरवाइजर का, पहले सुपरवाइजर डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद में सुपरवाइजर रेडी है, फिर वो लिखता है यूनिवर्सिटी को कि फला, वो कहेंगे कि अब आपने मैं तैयार हूँ, अब आप यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई करें, उसमें वो लोग पूछते हैं पोटेंशियल सुपरवाइजर, उसमें मेरा नाम डाल दें। बहुत सी दफ़ा ये होता है वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे, आप अपना चाहें अपना लिख दें, नहीं तो फिर सुपरवाइजर अगर तैयार हो गया वो अपनी तरफ से भी दे देगा कि ये रिसर्च प्रपोजल है, आप इसे उसमें ऐड कर दें उस एप्लीकेशन के साथ में,
फिर वो अच्छा, हम अप्लाई करने से पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं। सबसे पहले जो अगर पीएचडी के लिए सबसे पहला जो स्टेप है सुपरवाइजर से कांटेक्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती पीएचडी एडमिशन। मास्टर्स का तो ऐसा होता है पूरी क्लास है, वो उनके पास में टीचर है, कोई भी आके बैठ जाए ठीक। लेकिन पीएचडी में एक लैब होगी, लैब के अंदर कितना स्पेस है नहीं है वो सारा हाथ में होता है सुपरवाइजर के, उसी को वो सुपरवाइज करना होता है स्टूडेंट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो पर्टिकुलर यूके से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्वेश्चन, तो वो पूछने पहले। तो ये सारे जनरल क्वेश्चन है, ये बाद में हाँ, ये डिस्कस हो तो सकते अगर हैं। उसमें भी जाएंगे ना, क्या कहते जी, हैं, ये सारी डिटेल्स आपको उस पे मिल जाएगी, एमयूएसओ हाँ। का जो ग्रुप है उस पे, उसको ज्वाइन कर ले, वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर यूके से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज वो क्वेश्चन पुट अप कर लें। शायद उस पर देख लेते हैं फेसबुक पे कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग। सिविल, देखिए अगर पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जाएंगे आप फला, उसके लिए तो मैं लाइफ साइंस का शायद नहीं गाइड कर पाऊंगा। हाँ, जनरल जो क्वेरीज होंगी कि मैं रिसर्च प्रपोजल में भी हालांकि उसमें इतना हेल्प नहीं कर पाऊंगा जितना क्या कहते हैं लाइफ साइंस के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह लिखा जाता है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होनी है, क्या आपका रिसर्च में बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, उसमें फिर इंट्रोडक्शन या जो भी है उस तरीके की मेथोडोलॉजी वगैरह किस तरह लिखते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें बेहतर है कि सीन भाई वगैरह लोग, ये शैब भी शायद उसी से ही हैं, तो इन लोगों को आप कोशिश कर सकते हैं कि उनसे कांटेक्ट करें। इंजीनियरिंग का थोड़ा सा अलग हो जाता है। और फिर फेलोशिप के लिए अगर पूछते हैं आप, तो हाँ ये डिफरेंट फील्ड्स के लिए होती हैं, तो उसमें ज़रूर होगा क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए। एक पूछ रहे हैं, डज हैविंग रिसर्च पेपर इज मैंडेटरी फॉर डूइंग पीएचडी इन यूके। ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल है कि पीएचडी रिसर्च पेपर होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं था जब मैं एडमिशन लिया था। हाँ, ये हेल्प करता है कि जो अगर आप कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है वो शॉर्ट लिस्ट करने पे कभी कभी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा वेटेज देते हैं ना कि भी पब्लिकेशन हो। मेरी जिस यूनिवर्सिटी में हूँ यहाँ पे कुछ लोगों ने पीएचडी जमा किया है विदाउट पब्लिकेशन, पीएचडी भी हो गई तो भी पब्लिकेशन नहीं है। तो पीएचडी से पहले कैसे पब्लिकेशन आ जाता, आमतौर से जल्दी ये आसान नहीं होता। और बल्कि कुछ सुपरवाइजर वगैरह तो उसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं कि इससे अभी रिसर्च का पता ही क्या होगा। पीएचडी ये मान लें एबीसी सिखाती है रिसर्च के सही मायनों में, तो उससे पहले आना या तो जुगाड़ पानी करके आ रहा है, या हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। अगर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके वेट ना करें आपकी, जब रिसर्च पेपर होगा तो ही अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मास्टर्स के लिए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है या नहीं, एक्सपीरियंस अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ये सिर्फ आपके उसको बूस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ चलो इसके पास में। लेकिन मास्टर्स के लिए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ज़रूरी हो। पीएचडी में तो एक बार वो कह भी सकते हैं कि रिसर्च करता आदमी तो प्रैक्टिकल फील्ड जो है उससे होके आया हुआ है, जिसने प्रैक्टिकली इसको देखा है। पीएचडी में शायद वो अच्छा साबित हो, लेकिन मास्टर्स के लिए तो इतना मैटर नहीं करना चाहिए। So what we have to do to make our profile better for funding? सबसे पहले बस ये है कि जितनी आप जो भी बुनियाद है वहाँ पे आप अपने कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट आपको कॉमनवेल्थ के लिए इंडिया ही करेगा, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही। तो हर चीज़ को फुल करें, वो आप कोशिश करें कि कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, वर्कशॉप वगैरह हो जाए, छोटे छोटे जो आपके प्रोग्राम है उन सब में हो, हर डायरेक्शन में हो, एक्स्ट्रा करिकुलम भी हो, उससे एकेडमिक रिलेटेड भी हो, आपका जो है लीडरशिप क्वालिटी इससे रिलेटेड भी हो, हर कॉलम में कुछ ना कुछ आपके पास में होना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ को बुनियाद बना के पीछे नहीं हटना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पेपर ना होने की वजह से अप्लाई ना करना ये बेवकूफ़ी है तो अच्छी बात है, हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप तो भी अप्लाई करें। आई एम हैविंग 9+ CGPA इन मास्टर्स, माई चांसेस, वो एक लिमिट होती है मानने की बात कि उन्हें 75% चाहिए, तो अब उसके बाद में चाहे आपके 97 हो तो भी इतना मसला नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने जो उनकी मिनिमम है उसको क्वालिफाई कर लिया तो वो आपको उस पर इशू नहीं होगा कोई उससे रिलेटेड है। ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ
और जो है मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया यूके में, और मेरा जो है ना ऑफर लेटर भी आ गया है क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। लेकिन मैं जो मास्टर्स कर रहा हूँ वो एमएससी इन मैनेजमेंट है, तो फील्ड थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, जो मैनेजमेंट में जाने की सोच रहा हूँ। तो अब मेरा क्या आगे का प्रोसेस रहना चाहिए, मतलब जैसे ऑफर लेटर आ गया है तो ये जो उसमें सेल्फ फंडिंग पे जा रहे हैं आप अभी, क्या आपने किस तरीके से किया है, या अभी एक्चुअली उन्होंने मुझे मतलब ऑप्शन दिया था कि आप जो है अभी मतलब 3 दिसंबर तक कि आप जैसे भी चूज कर ले, मतलब स्कॉलरशिप के जरिए से सेल्फ फंडिंग जो भी है आप हमें बता दें। एप्लीकेशन अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए किया है तो एप्लीकेशन मतलब वही फॉर्म दे दिए आप हमें, तो हम आपकी एप्लीकेशन को फिर मतलब फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ ऐसी होती हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह जो मैंने अभी हाईलाइट किया, उनमें देखें कि हो सकता है वो जिस यूनिवर्सिटी को आपने क्वीन मैरीलैंड जो आपने बताया इसमें, कि उसमें हो सकता हो यूनिवर्सिटीज में कोई अपनी पर्टिकुलर फंडिंग भी होती है। जैसे एक ही कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके पास में 5 मास्टर्स की फंडिंग है, तो उनके लिए भी आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैं वो 10 यूनिवर्सिटी एक साथ मिलके 20 फेलोशिप निकालती हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये होती है कि यूनिवर्सिटी डिस्काउंट भी दे देती है कभी कभी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो अगर उनकी 14,000 पाउंड है तो उसमें आपको डिस्काउंट भी दे देंगी। बार्गेनिंग होती है बाकायदा कि नहीं सर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे कुछ दें। इसमें कभी कभी ये होता है, अभी तो आप तो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अगर पीएचडी के लिए है उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो लोग आपसे फिर जॉब कराते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह डिपार्टमेंट में कराएंगे, 1-2 ट्यूटोरियल दे देंगे आपको, तो आपको फी में डिस्काउंट कर देंगे, 50% माफ़ कर दी, 80% माफ़ कर दी। बाकी आपको यह है कि वीकली आपको क्लास कर लेते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है मैं क्वेश्चन सही ना समझ पा रहा हूँ या कुछ ऐसा, आप पर्सनल उस पर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसके लिए उसे डिटेल में पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो ये है, हो सकता हो किसी और कभी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ले। तो अगर लग रहा है कि वो जवाब नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, बाद में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई मतलब किसी का सवाल नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर जामिन भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने कीमती वक्त दिया, मेरे यहाँ पे ये असर की नमाज के वक्त होने जा रहा है, अभी तो खैर 1 घंटा है उसमें टाइम में, तो मैं सोच रहा था कि उससे पहले खत्म हो जाएगा तो अच्छा है। कभी कोई किसी को अगर जरूरत भी है तो इंशाल्लाह वो मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है उस पर, तो जितनी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा। बाकी ये लोग सारे, लेकिन कोशिश करें पहले ग्रुप को अच्छे से उसे देखें कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद में आप लोग सवाल करें, कुछ भी इंक्वायरी है तो उसे करें। पहले ग्रुप को बहुत अच्छे से देखें और वहाँ से जो समझ में ना आए तो करें, उसमें आसानी होगी कि हम आपको सही डायरेक्शन में हो सकता है हेल्प कर पाएंगे। नहीं तो हम शुरुआत से ही बताते फिरेंगे आपको, आपके दर्द होगा पैर में, हम दवाई ये बात करेंगे सर की कि नहीं सर में ये कोशिश करें आप, तो बताएंगे नहीं सर ठीक है पैर का मसला है, ठीक है, तो उसी तरीके से कोशिश करें। ठीक है, और कोई बात जी? चलें ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपने वक्त दिया, अल्लाह जज़ा खैर फरमाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सब जाएगा शुरू